ऑल्टरनेटिंग करंट का फर्दर टॉपिक ट्रांजिएंट करंट। ट्रांजिएंट करंट क्या है? इट इज द दैट वैल्यू ऑफ अ स्मॉल करंट व्हिच वेरी फॉर अ फाइनाइट टाइम व्हेन इट ग्रोज फ्रॉम जीरो टू मैक्सिमम और डिक्रीज फ्रॉम मैक्सिमम टू द जीरो वैल्यू। यानी कि जिस समय करंट जीरो से मैक्सिमम हो रहा हो या मैक्सिमम से जीरो हो रहा हो, उस समय जो करंट की छोटी सी वैल्यू वेरी करेगी उसको आप कहते हो ट्रांजिएंट करंट। तो इसको समझने के लिए हमने सबसे पहले कंसेप्ट लिया डिले इन द ग्रोथ ऑफ करंट व्हेन पासेस थ्रू द सर्किट व्हिच कंटेन्स इंडक्टर। देखिए, अगर बाय द वे किसी सर्किट के अंदर सिर्फ और सिर्फ रजिस्टर लगा होता और इंडक्टर ना लगा हो, तो वहां पे जैसे आप सर्किट ऑन करोगे तो करंट जो है वो इमीडिएटली इंस्टेंटली अपनी मैक्सिमम वैल्यू पे पहुंच जाएगा। इट मींस व्हेन वी स्विच्ड ऑन फर्स्ट केस इफ देयर इज नो इंडक्टर, करंट रीचेस टू इट्स मैक्सिमम वैल्यू इंस्टेंटली। करंट जो है वो अपनी मैक्सिमम वैल्यू आई नॉट पे इंस्टेंटली पहुंचेगा, जिसका फॉर्मूला हो जाएगा E बाय R, है ना, V इज इक्वल टू I इंटू R लगा के ओम्स लॉ के हिसाब से। लेकिन अगर बाय द वे इंडक्टर हो तो वो इंडक्टर जो है दैट ऑलवेज अपोजेस द चेंज इन इट। तो उसके थ्रू अगर कुछ भी हो रहा होगा चेंजेस, अगर यानी कि करंट इंक्रीज या डिक्रीज होगा, तो वो उस इंक्रीज या डिक्रीज को अपोज करता है, जिसकी वजह से वहां पे क्या इंड्यूस हो जाती है? EMF। तो लेट्स सपोज कर लीजिए यहां से आपने करंट इंक्रीज करना शुरू किया, तो जैसे आप करंट इंक्रीज करोगे, जैसे आप करंट इंक्रीज करना शुरू करोगे, इस इंडक्टर के अक्रॉस एक EMF इंड्यूस हो जाएगी जिसका न्यूमेरिकल वैल्यू होगा L इंटू DI/dt। फैराडेज लॉ से हमने निकाला था। अब लेंथ लॉ से आपको बताया गया था कि इसकी जो डायरेक्शन होगी that will be opposing the changes which produces this EMF, है ना, यानी कि जो EMF प्रोड्यूस कर रहा है ये EMF उसी को अपोज करेगा। तो यानी कि यहाँ पे जो करंट इंक्रीज हो रहा है, तो अब इसके अंदर एक इंड्यूस्ड EMF इंड्यूस्ड करंट पैदा करेगा, जिसकी वजह से वो इस करंट को डिक्रीज करेगा, यानी कि ऑपोजिट डायरेक्शन में होगा पुत्र। तो अगर ऑपोजिट डायरेक्शन में होगा तो हम सपोज कर लेते हैं कि एक फिक्टिशियस बैटरी यहाँ पे लग गई होगी जिसका EMF L इंटू DI/dt है, और वो कुछ इस डायरेक्शन में होगा जिसकी वजह से करंट पॉजिटिव टू नेगेटिव यानी कि ऐसे घूम के आएगा सर्किट में। क्लियर हो गया? तो आम भाषा में कहें कि जब टाइम t इक्वल टू 0 है तो करंट भी 0 है, यानी कि उस समय कोई भी इंडक्टर कोई अपना एज सच रोल प्ले नहीं कर पा रहा है, ना ही रजिस्टर रोल प्ले कर रहा है। तो एट दैट टाइम वी कैन से इट इज एन ओपन सर्किट। ये ओपन सर्किट हो गया, अभी करंट आया ही नहीं। जब टाइम t इक्वल टू इनफाइनाइट होगा तब करंट उसके अंदर मैक्सिमम हो जाएगा, स्टडी करंट हो जाएगा, यानी कि कांस्टेंट करंट होगा। इसको समझने के लिए हम ये कह सकते हैं कि कोई तो एक टाइम होगा जिस टाइम पे करंट मैक्सिमम हो जाएगा, ठीक है ना। वो जो टाइम होगा उसको हमने इनफाइनाइट टाइम लिया, वो कुछ भी हो सकता है, और उस समय आपका जो इंडक्टर है वो अब यहाँ पे रोल प्ले नहीं करेगा, क्योंकि करंट कांस्टेंट होते ही इसके थ्रू क्या होगा, जो मैग्नेटिक फ्लक्स है वो वेरी नहीं करेगा। अगर मैग्नेटिक फ्लक्स या करंट वेरी नहीं कर रहा है तो EMF भी इंड्यूस नहीं होगी। तो एट दैट टाइम वी कैन से दिस इज अ कंडीशन फॉर शॉर्ट सर्किट ऑफ इंडक्टर। शॉर्ट सर्किट ऑफ इंडक्टर का मतलब क्या है कि अब आप इंडक्टर को छुपा सकते हो, करंट सारे का सारा यहाँ से निकल मैक्सिमम हो गया। लेकिन इन बिटवीन दैट वैल्यू 0 टू इनफाइनाइट, जब टाइम सपोज t हो, करंट की वैल्यू लेट्स सपोज कर लीजिए एट एनी टाइम I होगी, और उस समय जो EMF इंड्यूस हुआ होगा उसकी वैल्यू होगी L इंटू DI/dt, एंड दिस इंड्यूस्ड EMF बेसिकली अपोजेस द इंक्रीज इन द करंट। तो मतलब अब स्टडी करते हैं, जैसा मैंने आपको बताया, जब टाइम t इक्वल टू 0 तो करंट 0, जब टाइम इनफाइनाइट तो करंट मैक्सिमम, जब टाइम t तो करंट I। अब हमें लेने हैं ये दो टर्म्स, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, एक किरचॉफ रूल यूज करेंगे, सेकंड किरचॉफ लॉ, जिसके अंदर चेंज इन पोटेंशियल ओवर अ क्लोज्ड लूप 0 था। तो अब मैंने यहाँ पे ये लूप लिया, ये वाला लूप देखिए आप ध्यान से, जो मैंने बना रखा है ये वाला ऐसे, ठीक है मतलब एंटी क्लॉकवाइज जा रहा हूँ। तो सबसे पहले नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ गया, यानी कि EMF इंक्रीज हो रहा है, पोटेंशियल इंक्रीज हो रहा है, तो E। उसके बाद फिर नीचे आया, यहाँ पे जो सपोज हमने बैटरी लगाई है वो पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जा रहा हूँ, तो माइनस L इंटू DI/dt। अब याद रखें यहाँ पे जो DI/dt है ये पॉजिटिव ही है, क्योंकि देयर इज अ इंक्रीज इन रेट ऑफ करंट। रेट ऑफ इंक्रीज इन करंट डेफिनेटली पॉजिटिव आएगा। फिर आगे गया तो जिस डायरेक्शन में मैं जा रहा हूँ करंट भी उसी डायरेक्शन में जा रहा है, यानी कि पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ, यानी कि पोटेंशियल डिक्रीज हो रहा होगा। अब माइनस I इंटू R इक्वल टू 0। अब आप क्या कीजिए, L इंटू DI/dt को लेफ्ट हैंड साइड पे लाइए और E माइनस IR को राइट हैंड साइड मतलब उधर शिफ्ट कर दीजिए। जैसे ही आप शिफ्ट करोगे तो आप क्या करें, अब I वाले टर्म्स जो है उनको इकट्ठा करिए। ये देखिए, ये I वाला है और ये I वाला है, तो मैंने क्या किया, L dt अपॉन L इधर ले आया और इस पूरी टर्म को DI से डिवाइड कर दिया। अब
इसको कैलकुलेट करने के लिए टोटल करंट, ये स्मॉल टाइम dt के अंदर स्मॉल करंट di आ गया। अब मेरे को कैलकुलेट करना है टोटल करंट when it reaches from 0 to I in a time from 0 to t। तो उसके लिए मैंने इंटीग्रेट कर दिया दोनों साइड पे, तो dt यहाँ पे वेरिएबल है फ्रॉम 0 to t, यहाँ पे di वेरिएबल है 0 to I। अब नेक्स्ट स्टेप के अंदर हमने क्या किया, L कांस्टेंट तो बाहर निकाल दिया, dt की इंटीग्रेशन करी, t आया और अपर लिमिट t माइनस 0 पुट करके t आ गया। ठीक है जी। इसके लिए यहाँ पे आपको फॉर्मूला दिखाया 1/x विद रिस्पेक्ट टू dx का फॉर्मूला होता है log x, 1/ax विद रिस्पेक्ट टू dx का फॉर्मूला होता है log x बेस टू पावर e डिवाइडेड बाय डिफरेंशिएशन ऑफ ax। तो उसका शॉर्टकट में यानी कि dx अपॉन a माइनस bx का डिफरेंशिएशन अगर इंटीग्रेशन करोगे तो log a माइनस bx अपॉन डिफरेंशिएशन ऑफ a माइनस bx, तो खाली b बचेगा पुत्र। ठीक है, तो ये फॉर्मूला हम यहाँ यूज कर रहे हैं, यानी कि 1 अपॉन e माइनस i इंटू आर का इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू डी विल बी log e माइनस i इंटू आर डिवाइड बाय माइनस आर फ्रॉम 0 टू i। अब यहाँ पे r कांस्टेंट है, नेगेटिव साइन के साथ बाहर निकाल दिया और यहाँ पे अपर लिमिट और लोअर लिमिट पुट करी। पहले आपने i की जगह अपर लिमिट i पुट किया तो ये वैल्यू आ गया, फिर लोअर लिमिट i की जगह 0 वैल्यू पुट करा तो log e आ जाएगा। क्लियर हो गया जी। उसके बाद आपने क्या करना है, r को और नेगेटिव साइन को इधर लेके आना है, माइनस टी इंटू आर बाई एल इजिकल टू लॉग ऑफ e, क्योंकि ये माइनस हो रहे हैं, log a माइनस b, log a माइनस log b कैन बी रिटन एज log a अपॉन log b, है ना, log a अपॉन b सॉरी। तो उस हिसाब से log a अपॉन b लिख दिया। अब log की वैल्यू हटानी है, देन वी हैव टू टेक एंटी लॉग। अगर आप एंटी लॉग लोगे तो ये टर्म कन्वर्ट हो जाएगी एक्सपोनेंशियल में, सो इट विल बी e माइनस r अपॉन l इंटू टी इज इक्वल टू e माइनस i इंटू r बाई e। दिस इज एक्सपोनेंशियल। अब यहां से एंटी लॉग लेने के बाद मैं इसको यहां पे लाया तो e रेस्ट पर माइनस r अपॉन l इंटू टी, अब e कॉमन लिया 1 माइनस e बाय i इंटू r। अब उत्तर यहाँ पे आप ध्यान से देखिए, आप इसको इधर लाइए और एक्सपोनेंशियल को उधर ले जाइए, सो e इंटू आर बाई ई इज इक्वल टू 1 माइनस ई रेस पर माइनस आर अपॉन एल इंटू टी। इसको सॉल्व करना है तो बड़े इजीली होगा। अब आपको आर अपॉन एल ई की वैल्यू याद होगी, आपको बताया था आई नॉट क्या होगा, ई बाय आर। ठीक है, तो आप यहाँ पे वैल्यू पुट करें, आई अपॉन आई नॉट इज इक्वल टू 1 माइनस ई रेस पर माइनस आर अपॉन एल इंटू टी। अगर आई नॉट को मैं उधर मल्टीप्लाई करूंगा, दिस वुड बी द हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन व्हिच विल गिव यू द वैल्यू ऑफ करंट आई इन टाइम टी। आई इज इक्वल टू आई नॉट इंटू आई माइनस ई रेस्ट पावर माइनस आर अपॉन एल इंटू टी। तो पुत्र जैसा अब आप जानते हो, इस हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन के अंदर एक्सपोनेंशियल यूज हुआ है और एक्सपोनेंशियल खुद एक डायमेंशनलेस है, यानी कि आर अपॉन एल का जो डायमेंशन होगा वो टाइम के इनवर्स होगा। तो वी कैन से आर अपॉन एल इंटू टी must be dimensionless if r upon l is t minus 1। तो इस t minus 1 को हमने एक और न्यू कांस्टेंट लिया, टाइम कांस्टेंट टाउ। सो इंडक्टिव टाइम कांस्टेंट टाउ विच इज इक्वल टू l अपॉन r, क्योंकि r बाय l का t minus 1 है तो l बाय r ले लिया मैंने। सपोज टाइम कांस्टेंट टाउ दैट इज l बाय r। तो लेट सपोज कर लीजिए, आप सपोज करें टाइम कांस्टेंट इज इक्वल टू द टाइम, एक टाइम होगा जिस समय टाइम कांस्टेंट टाइम के बराबर आ जाएगा, तो उस समय करंट कितना होगा, I इज इक्वल टू आई नॉट इंटू 1 माइनस ई रेस्ट पावर आर अपॉन एल इंटू टी की जगह एल बाई आर पुट कर देंगे हम। अब एल से एल, आर से आर कटेगा तो माइनस 1, तो माइनस 1 का मतलब 1 बाई ई। अब आपको ई पता है कांस्टेंट है 2.716 और 1 बाई ई 0.367, तो वो वैल्यू मैंने डायरेक्टली पुट कर दी राउंड ऑफ करके। I इज इक्वल टू आई नॉट इंटू 1 माइनस 0.367 या 0.37। अब इसको माइनस करोगे तो देन यू विल गेट I इज इक्वल टू 0.63 टाइम्स ऑफ आई नॉट, यानी कि टाइम कांस्टेंट जब टाइम के बराबर होगा, whenever the time constant in LR circuit is equal to the time in which the current grows 63.2% of I naught, then we can say time constant is the time during which the current reaches its value। यानी कि आम भाषा में मैं सिंपल लैंग्वेज बोल रहा हूँ, कंफ्यूज मत होइए, कि टाइम कांस्टेंट वो टाइम पीरियड होगा जिस समय करंट आपका LR सर्किट के अंदर कितना इंक्रीज कर चुका होगा, 63.2 या 0.63 टाइम्स ऑफ द मैक्सिमम वैल्यू। अब इस हिसाब से इस हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन को आप r बाय l की जगह आप 1 बाय टाउ भी लिख सकते हो। सो दिस इज द अनदर वे टू राइट डाउन दिस इक्वेशन। और अगर आपको ग्राफ ड्रॉ करना बिटवीन करंट एंड टाइम पीरियड, तो एज यू कैन सी कि
कि करंट जो है वो एक्सपोनेंशियली इंक्रीज कर रहा है, तो दिस कुड बी द एक्सपोनेंशियल ग्राफ। आप सबको पता है इंक्रीज एक्सपोनेंशियल ऐसे होता है, तो इस हिसाब से करंट मैक्सिमम कब होगा सर, कहीं इन्फिनिटी पे होगा। और जब टाइम कांस्टेंट टाइम के बराबर हो जाएगा, जिस समय टाइम पीरियड और टाइम कांस्टेंट की वैल्यू सेम हो जाएगी, एट दैट टाइम करंट जो है वो 0.63 टाइम्स ऑफ मैक्सिमम करंट हो जाएगा आई नॉट। अब उत्तर जब टाइम t इक्वल टू 0 है डिके के दौरान, यानी कि आपने सर्किट में क्या किया, जब करंट एक बार मैक्सिमम पहुंच गया, जब S1 को आपने क्लोज किया था, करंट मैक्सिमम पहुंच गया, उसके बाद आपने क्या किया, S1 को क्लोज कर दिया, सॉरी ओपन कर दिया, और S2 सर्किट को स्विच को क्लोज कर दिया, जिसकी वजह से अब जो बैटरी है वो सर्किट से बाहर चले गई। और इस समय आपने दोबारा से टाइम नोट करना शुरू किया, यानी कि अभी करंट कितना है, मैक्सिमम। जब टाइम आपने दोबारा नोट करना शुरू किया, टाइम कितना है, 0। अब जब टाइम t होगा तब करंट I होगा, और जब टाइम इनफाइनाइट होगा तो करंट 0 हो जाएगा। ऐसा क्यों? क्योंकि अगर बाय द वे इंडक्टर ना होता तो करंट इंस्टेंटली डिके हो जाता, लेकिन इंडक्टर होने की वजह से वो ऑपोजिशन फील करेगा एज इट इंड्यूसेस EMF। इस बार जो EMF इंड्यूस होगा पुत्र, दैट बेसिकली अपोजेस द डिक्रीज इन करंट, यानी कि करंट डिक्रीज कितना हो रहा है, करंट कितना डिक्रीज होएगा पुत्र, विद रेट di/dt। यहाँ पे मैंने नेगेटिव साइन लगाया क्योंकि इस बार di/dt जो है वो नेगेटिव है। क्यों नेगेटिव है पुत्र? दिस इज रेट ऑफ डिक्रीज इन करंट विद नेगेटिव साइन, यानी कि EMF का मैग्नीट्यूड में ही नेगेटिव आने वाला है इस बार। ठीक है जी। उसके बाद मैंने किरचॉफ लॉ लगाया, किरचॉफ लॉ में देखा भैया इंडक्टर और रजिस्टर ही आ रहे हैं, तो पहले मैं इधर को गया। ठीक है, हालांकि यहाँ पे जो फिक्टिशियस बैटरी है वो इस तरीके से है, इसको सपोर्ट कर रही है, नेगेटिव से पॉजिटिव जाते हुए EMF पॉजिटिव आना चाहिए, लेकिन भैया यहाँ पे जो di/dt वो खुद नेगेटिव है, इस वजह से मैंने यहाँ पे नेगेटिव साइन लगाया। ये पॉइंट क्लियर हो गया। सो -L इंटू di/dt माइनस I इंटू R इक्वल टू 0। तो भैया आगे कैलकुलेशन किया तो I वाले इकट्ठे कर दिया, di/i इज इक्वल टू माइनस R अपॉन L इंटू dt। उसके बाद इंटीग्रेशन किया, di/i को इंटीग्रेट किया फ्रॉम, जब टाइम 0 है तो करंट I नॉट है, जब टाइम t हुआ तो करंट I हुआ माइनस R/L इंटू dt को। अच्छा, जो जो वेरिएबल थे वो मैंने रख दिए। अब 1/x विद रिस्पेक्ट टू dx वाला फॉर्मूला है log I फ्रॉम I नॉट टू I माइनस R/L इंटू t। यहाँ तक समझ में आ गया। उसके बाद log अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट में log आ रहा है, तो यानी कि मैं log a माइनस log b का फॉर्मूला log a अपॉन b वाला लगा दूंगा यहाँ पे, इक्वल टू माइनस RL अपॉन टी। अब भैया अगर लॉग हटाना है देन टेक एंटी लॉग, तो यहाँ पे मैंने एंटी लॉग लिया, एंटी लॉग लगाने पे ये हट गया और यहाँ पे एक्सपोनेंशियल में आ गई वैल्यू। सो I अपॉन I नॉट इज इक्वल टू e रेज़ पर माइनस R अपॉन L इंटू टी। अब उत्तर यहाँ पे आपने क्या किया, I नॉट को मल्टीप्लाई किया, सो I इज इक्वल टू I नॉट इंटू e रेज़ पर माइनस R अपॉन L इंटू टी। तो पुत्र यहाँ के बाद हम दोबारा से टाइम कांस्टेंट ले रहे हैं, तो इंडक्टिव टाइम कांस्टेंट फॉर डिके ऑफ करंट की वैल्यू कांस्टेंट तो भैया वो तो L/R ही रहेगा, लेकिन वो कब टाइम के बराबर होगा उसके लिए आपने कहा लेट टाइम इज इक्वल टू tau, यानी कि टाइम कांस्टेंट जब एक टाइम के बराबर होगा उस समय करंट कितना होगा सर। I इज इक्वल टू I नॉट e रेज़ पर, मैंने वैल्यू पुट करी, t की L/R कट गया, -1 आ गया, -1 1/e आ गया, 1/e की वैल्यू अभी आपको बताई मैंने 0.367 होती है, तो I इज इक्वल टू 0.367 टाइम्स ऑफ I नॉट, राउंड ऑफ करके 0.37 ले लो। तो यानी कि जिस समय करंट डिक्रीज करता हुआ 0.367 टाइम्स ऑफ मैक्सिमम वैल्यू ऑफ I नॉट रह जाएगा, उस समय टाइम कांस्टेंट टाइम पीरियड के बराबर आ जाएगा। तो टाइम कांस्टेंट की यूनिट क्या हुई, पर सेकेंड, पर सेकेंड। अब यहाँ पे आप अगेन करंट और टाइम के बीच में ग्राफ देखेंगे, तो जैसा आप फॉर्मूले में देख रहे हैं करंट डिक्रीज हो रहा है विद एक्सपोनेंशियली, तो सर यहाँ पे भी डिक्रीज होगा एक्सपोनेंशियली। जब टाइम 0 तो करंट मैक्सिमम, जब टाइम इनफाइनाइट तब करंट, जब टाइम इनफाइनाइट करंट 0 हो जाएगा पुत्र। ठीक है, डिक्रीज हो रहा है ना, इन बिटवीन टाइम t तो करंट I होगा। तो जहाँ पे टाइम कांस्टेंट के बराबर होगा, ऐसे टाइम कांस्टेंट के बराबर होगा, उस समय जो करंट है वो डिके हो चुका होगा, और कितना बच जाएगा, सिर्फ 0.367 या 36.7% ऑफ द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ I